अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज इंशाल्लाह हम स्टैंडर्ड नंबर 18 जो कि पोजीशन के मुतालिक है, कब्जे के मुतालिक है, इंशाल्लाह वो कवर करेंगे। होपफुली इंशाल्लाह आज ये हो जाएगा कंप्लीट। छोटा सा स्टैंडर्ड है और इसमें बहुत कोई मुश्किल बातें नहीं है, इंशाल्लाह समझ में आ जाएंगी। पीछे हम काफ़ी बातें कवर करके यहाँ तक पहुँचे। तो एज यूजुअल सबसे पहले स्कोप ऑफ द स्टैंडर्ड। दिस स्टैंडर्ड कवर्स पोजीशन इन कॉन्ट्रैक्ट्स एंड व्हाट एक्ट्स एज अ कंस्ट्रक्टिव सब्स्टिट्यूट फॉर इट। ये स्टैंडर्ड कवर करता है कॉन्ट्रैक्ट्स की सूरत में जो कब्जा होता है, पोजीशन जो कि कॉन्ट्रैक्ट्स की सूरत में होता है, एंड व्हाट एक्ट्स एज अ कंस्ट्रक्टिव सब्स्टिट्यूट फॉर इट, और जो इसका कंस्ट्रक्टिव मुतबादिल है। फिजिकल पोजीशन होती है और आपको मालूम है कि कंस्ट्रक्टिव पोजीशन होती है। जो कंस्ट्रक्टिव है वो कायम मकाम होता है फिजिकल पोजीशन का। इंशाल्लाह इसकी डिटेल आ जाएगी। इट एलाबोरेट्स द मोड ऑफ इट्स रियलाइजेशन इन immovable and movable property, as well as in things that are ascertained and those established as a liability by a description। तो ये एलाबोरेट करता है बेसिकली किस तरह से पोजीशन को रियलाइज किया जाएगा इन केस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, इन केस ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। किस तरह से इनकी पोजीशन की जाएगी। इमूवेबल प्रॉपर्टी जमीन जायदाद जो जिनको हम कहते हैं गैर मनकूला जायदाद, जो कि आगे जिसको कहते हैं ना मूव नहीं हो सकती, मूवेबल नहीं है। और उसके अलावा जो बाकी मूवेबल प्रॉपर्टीज हैं उसमें सारी फिजिकल चीजें आ जाती हैं। घर की, घर का सोफा, गाड़ी और ये सारी चीजें वो इसमें आ जाती हैं, मूवेबल प्रॉपर्टी में आ जाती हैं। एज वेल एज इन थिंग्स दैट आर असर्टेन, और इसके अलावा वो चीजें जिनको असर्टेन किया जा सकता है, जिनको मुतय्यन किया जा सकता है, उनमें पोजीशन किस तरह से ली जाएगी। और वो चीजें जिनको मुतय्यन तो नहीं किया गया, अलबत्ता उनके औसाफ बयान किए गए, उसकी डिस्क्रिप्शन बयान की गई है, जिसको मौसूफा फिल जिम्मा कहते हैं। उसमें ये होता है कि आप कोई चीज खरीदारी करते हैं तो दूसरा बंदा ये जिम्मेदारी लेता है कि फला फला औसाफ की चीजें आपको हम दे देंगे। इसको मौसूफा फिल जिम्मा, जिसमें डिस्क्रिप्शन मुतय्यन होती है, लेकिन खुद वो गुड्स मुतय्यन नहीं होते हैं। मुतय्यन अभी फिलहाल नहीं है, लेकिन जब आपको डिलीवरी देगा तो उस वक्त वो मुतय्यन हो जाएगी। तो इसको मौसूफा फिल जिम्मा कहते हैं। इसकी तफसील आएगी। द स्टैंडर्ड आल्सो आइडेंटिफाइज द पर्सन रिस्पांसिबल फॉर इट्स कॉस्ट in various types of contracts along with their modern applications। तो ये स्टैंडर्ड ये भी कवर करता है कि किस शख्स की जिम्मेदारी होगी उस पोजेशन वाले गुड्स की मेंटेनेंस की, उसके एक्सपेंसेस की जिम्मेदारी किसकी होगी। और इसके अलावा जो जदीद तत्बीकात जो कि आपको हर स्टैंडर्ड में मिलेगा, कि इसकी असली तत्बीकात जो मॉडर्न एप्लीकेशंस होती हैं वो क्या होती हैं। ये तो फिकी टर्म्स हैं, फिकी बातें हैं। इसको जदीद दौर में, जदीद बैंकारी में या जदीद मालियाती उमूर में किस तरह से आप इसको यूज करेंगे, तो हर स्टैंडर्ड उस पर भी बात करता है। सेकंड पार्ट इसका नॉर्मली होता है, आपको पता है कि वो ये स्टैंडर्ड किन चीज़ों को कवर नहीं करता। अच्छा, मुझे ये कहा गया बीच में कि ये स्टैंडर्ड स्कोप और ये चीज़ें इस पर ज़्यादा जोर ना दें, लेकिन मैं नॉर्मली इसलिए जोर देता हूँ कि मैं ज़ाती तौर पर कायल हूँ कि बजाय इसके कि हम स्टैंडर्ड्स को रटें, उनको याद करें, हम समझ जाएं कि स्टैंडर्ड क्या है, स्टैंडर्ड किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है, स्टैंडर्ड में क्या क्या चीज़ का स्कोप क्या है, ताकि हम कल को एग्जाम के वक्त हमारे जहन में एक क्लियर पिक्चर हो इस स्टैंडर्ड की, कि ये स्टैंडर्ड किन किन चीज़ों को कवर नहीं करता, ये स्टैंडर्ड किन किन चीज़ों को कवर करता है। बाज़ दफ़ा क्वेश्चन देखकर आपको याद आता है कि यार ये तो मैंने फला स्टैंडर्ड में पढ़ा था, बट एग्जैक्टली उसका जो क्वेश्चन होगा वो थोड़ा ट्रिकी होगा। तो जब तक आपको इसका बैकग्राउंड नहीं पता होगा, स्कोप पता नहीं होगा, तब तक आप उस स्टैंडर्ड को समझ नहीं सकते। इसलिए मैं थोड़ा बहुत इसको भी उमूमन पढ़ाता हूँ। मे बी दूसरे टीचर्स ज्यादा ना पढ़ाते हैं या पढ़ाते ही ना हो, मे बी, लेकिन मैं थोड़ा बहुत इस पर जरूर जाता हूँ। द स्टैंडर्ड डज नॉट कवर एक्ट्स अदर देन कॉन्ट्रैक्ट्स। ये ऊपर उसने वजाहत की कि ये सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर पोजीशन की बात कर रहा है। ये कॉन्ट्रैक्ट्स के अलावा पोजीशन की बात नहीं कर रहा। कॉन्ट्रैक्ट्स के अलावा पोजीशन क्या होती हैं, जैसे कि लाइक पोजीशन इन यूजरपेशन, गस्ब की सूरत। जी आवाज आ रही है? असल में वो रिकॉर्डिंग स्टॉप हुई है। हाँ, ये लैपटॉप से साइन आउट हुआ है, जरा रुक जाइएगा।
तो हम बात कर रहे थे कि ये स्टैंडर्ड किन चीजों को कवर नहीं करता। तो ये स्टैंडर्ड कवर नहीं करता जो कॉन्ट्रैक्ट से हटकर जो पोजीशन लेते हैं, जैसे गसब। गसब ये होता है कि आपने किसी की चीज जबरदस्ती अपने तहवील में ले ली, हालांकि वो चीज आपकी नहीं थी। ठीक है, तो ये इसने एक मिसाल दी आपको कि ये कॉन्ट्रैक्ट के अलावा गसब की सूरत ही हो सकती है। फर्दर, इट डज नॉट कवर द नेचर ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू लाइबिलिटी फॉर कंपनसेशन और अदरवाइज। ये स्टैंडर्ड इसके अलावा जो आपके ऊपर जो जमान आता है, यानी कि जो इसके हवाले से जो समझ लें रिस्क आता है, ये उसके ऊपर भी बात नहीं करता। ये बताता है कि पोजीशन लेनी कैसे है, लेकिन उस पर जो रिस्क आप पर आएगा, जो जमान आप पर आएगा, ये उसके मुतालिक बात नहीं करता। नोट टू पोजीशन इन सेट ऑफ्स, या मुकासे की सूरत में जो पोजीशंस लेते हैं, ये उसकी भी बात नहीं करता सेट ऑफ के लिए, जैसे कि आपने सेट ऑफ के स्टैंडर्ड में पढ़ा था। एज दीज हैव देयर स्पेसिफिक स्टैंडर्ड्स। आगे इसने डेफिनेशन बताई है। पोजीशन की क्या डेफिनेशन है? पोजीशन इज द गैदरिंग ऑफ अ थिंग और व्हाट टेक्स इट्स रूट अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ कस्टमरी प्रैक्टिस। पोजीशन का मतलब होता है किसी चीज को अपने तहवील में लेना। सिंपल सी बात है, किसी चीज को अपने तहवील में लेना या कोई ऐसा अमल करना जो कि इसका कायम मकाम हो, जो कि इसको पोजीशन को अश्योर कर सके अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ कस्टम। जैसे कि उर्फ में होता है नॉर्मली, उर्फ इसका बड़ा गहरा ताल्लुक पोजीशन का उर्फ के साथ है कि उर्फ में पोजीशन लेने का उमूमन क्या तरीका राइज होता है। उर्फ समझते हैं, जो कस्टमरी प्रैक्टिसेस होते हैं, जो किसी भी जगह पर किसी भी खास चीज के हवाले से लोगों की, आपके मुआशरे में लोगों की जो प्रैक्टिस होती है, उसको कहते हैं उर्फ। मोड ऑफ टेकिंग पोजीशन, पोजीशन किस तरह से लेंगे? द बेसिस फॉर डिटरमिनिंग द मोड ऑफ पोजीशन इन थिंग्स इज कस्टम। जो अशिया है, अशिया में पोजीशन लेने का जो मायार है वो उर्फ है। ठीक है, इट इज फॉर दिस रीजन दैट पोजीशन ऑफ थिंग्स हैज differed in accordance with the nature of things and difference among people with respect to things। जाहिर है, जब इसका ताल्लुक उर्फ से है तो चीजों के अंदर, मुख्तलिफ चीजों के अंदर उर्फ का मायार भी मुख्तलिफ होगा। मुआशरे में किसी खास चीज के बारे में कोई खास तरीक़ेकार राइज होगा। मिसाल के तौर पे आपके यहाँ उमूमन अंडों को गिना जाता है, काउंट करते हैं, लेकिन बहुत सारे फॉरेन कंट्रीज में अंडों को वेट करते हैं, उनको वेट किया जाता है। तो अंडों को की पोजीशन देने का मायार यहाँ पाकिस्तान में डिफरेंट होगा। आप दुकान पे जाते हैं, दुकानदार से कहते हैं 1 दर्जन अंडे दे दो, तो वो 1 दर्जन निकाल कर आपके लिए अलग शॉपर में डाल के दे देता है। तो गोया उसने आपको कब्जा दे दिया काउंट करके, आपके 12 अंडे उसने अलग कर दिए और आपको दे दिए। लेकिन ये स्टैंडर्ड हो सकता है कि आप फॉरेन कंट्री में चले जाएं, तो वहाँ किलो के हिसाब से अंडे मिलते हैं, वहाँ वहाँ पे जाके बोले कि मुझे आधा किलो अंडे चाहिए, तो वो अंडे लेकर उनको स्केल पर करके आपको दे देगा। तो वहाँ डिफरेंट है। या पाकिस्तान के अंदर कुछ जगहों पर किन्नू को काउंट किया जाता है, कुछ जगह किन्नू को वेट किया जाता है। तो खुद एक मुल्क के अंदर मुख्तलिफ उर्फ राइज हो सकते हैं। तो पर सोसाइटी पर, नॉर्म्स पर, कि आपके यहाँ नॉर्मली पोजीशन देने के लिए किस चीज का क्या मायार राइट है। अगर आपने पढ़ा हो, आप लोग का एतबार होता है सा, उमूमन फितरा उसके हिसाब से निकाला जाता है। मुद का लफ्ज सुना होगा, सा का लफ्ज सुना होगा, तो ये बेसिकली उस जमाने में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में अरबों के यहाँ बर्तन राइज होते थे। जब आप खजूर लेने जाते थे तो ये नहीं कहते थे मुझे 1 किलो खजूर दे दो, या 1 किलो चावल दे दो, या 1 किलो आटा दे दो। आप कहते थे मुझे 1 सा गंदुम चाहिए, 1 सा चावल चाहिए। तो वो क्या करता था, 1 सा का एक बर्तन होता था, वो चावल में उसने डाला और जितना उस बर्तन में आ गया वो 1 सा काउंट होता था। उस सा की अपनी एक उसका वॉल्यूम, उसकी अपनी साइज और ये सारी चीजें होती थी, डिफाइंड होती थी। तो जहां पर भी जाएंगे आप सा के हिसाब से खरीदते थे। लेकिन आजकल के दौर में सा का रिवाज नहीं है। आजकल के दौर में वेट करने का रिवाज है। तो ये जमान और मकान के हिसाब से ये पोजीशन की जो जितनी भी उसकी सूरतें हैं वो तब्दील हो सकती हैं।
तो यहाँ पर पहले क्लॉज में वो यही कहना चाह रहा है। फिर कह रहा है एक्चुअल पोजीशन इज रियलाइज्ड इन इमूवेबल प्रॉपर्टी थ्रू रिलिंक्विशमेंट एंड इनेबलिंग ट्रांजैक्शंस इन इट। और करे, कह रहा है कि इमूवेबल प्रॉपर्टीज में, यानी गैर मनकूला प्रॉपर्टीज में, गैर मनकूला से मुराद जमीन, घर, इस तरह की चीजें जो कि आगे जिसको ये मैंने डिफाइन किया था, कि इस तरह की चीजों में पोजीशन इस तरह से पता चलती है कि जब आप उसको खाली कर दें, बिल्कुल खाली कर दें, रिलिंक्विशमेंट, बिल्कुल उसको खाली कर दें दूसरे शख्स की, ताकि वो उससे ट्रांजेक्शन कर सके, या तो अपने कब्जे में लेकर खुद रहने लग जाए या फिर आगे मजीद बेचना चाहे तो वो बेच दे। ठीक है, इसको शरई तौर पर तखलिया कहते हैं। तखलिया का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है फिक्र में, जहां पर इस तरह से आप तसर्रुफ का इख्तियार देते हैं, किसी चीज को अलग करके तसर्रुफ का इख्तियार देने। जहाँ इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो अलग करने से मुराद ये कि अगर आपने उसको पहली मंजिल दी है तो पहली मंजिल खाली करेंगे, उसको अलग कर दिया आपने और उसको उसके तहवील में दे दिया, तो ये तखलिया कहलाता है। ठीक है, ये इमूवेबल प्रॉपर्टी की शर्त है। अगला क्लॉज देखें, ये मूवेबल की बात कर रहे हैं कि मूवेबल गुड्स में किस तरह से पोजीशन देंगे, यानी जमीन जायदाद वगैरह इसकी पोजीशन उसने बता दी। अब वो कह रहे हैं मूवेबल, यानी कि जो उमूमन एसेट्स आपके हाँ होते हैं, असासे जो नॉर्मली घरों पे होते हैं, आपकी गाड़ी भी एक मूवेबल प्रॉपर्टी है, आपके यहाँ जो फर्नीचर है वो मूवेबल प्रॉपर्टी है, जो भी आपका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं वो सब मूवेबल प्रॉपर्टी। तो उनमें किस तरह से आप पोजीशन लेंगे, तो वो ये बता रहा है कि इट इज थ्रू फिजिकल कॉर्पोरियल डिलीवरी, कि इनकी पोजीशन होती है फिजिकली डिलीवर कर देने से, कि आप फिजिकली इनको डिलीवर कर दें तो आपकी पोजीशन, अगले की पोजीशन उस पर साबित हो जाती है। आगे कह रहा है, आगे कंस्ट्रक्टिव पोजीशन की बात कर रहा है कि ये तो ठीक हो गया फिजिकल पोजीशन, लेकिन आगे कंस्ट्रक्टिव पोजीशन में, कंस्ट्रक्टिव पोजीशन इज ascertained movable move in movables as well as in those established as a liability by description takes place after the ascertainment by mean of one of the methods known for their ascertainment। ये बस अल्फाज का हेरफेर है, कोई ज्यादा मुश्किल बात नहीं है कि कंस्ट्रक्टिव पोजीशन मूवेबल प्रॉपर्टी में और मौसूफा फिल जिम्मा के, मूवेबल प्रॉपर्टीज में और मौसूफा फिल जिम्मा में कंस्ट्रक्टिव पोजीशन उस वक्त होती है जब उन अशिया का तयन कर दिया जाए उनको तयन करने के मेथड से। जैसे मैंने आपसे अभी काफी बात की मैंने, अंडों को किस तरह से आप मुतय्यन करेंगे, तो आप कहेंगे कि अंडे मुतय्यन होते हैं, उनको काउंट करके गिनने के बाद आपके अंडे अगर काउंट करके अलग कर लिए जाएं तो तखलिया हो जाएगा, तो असर्टेनमेंट मुतय्यन हो जाएंगे। तो इसी तरह से कोई भी चीज हो, उसको उसके राइज तरीकों से जो तयन करने का तरीका है उसके जरिए से आप मुतय्यन कर दें, कंस्ट्रक्टिव पोजीशन हो जाएगी खुद ब खुद। बाय रिलिंक्विशिंग द थिंग फॉर द पर्सन इंटाइटल्ड टू इट, आप उस चीज को रिलिंक्विश कर दें, रिलीज कर दें, यानी एक तो आपने मुतय्यन कर दिया, जो जो मुतय्यन करने के मेथड्स हैं, उस शख्स को जो कि जिसको आप ये इंटाइटलमेंट दे रहे हैं, ठीक है, उसको रिलीज कर रहे हैं, उसको लिए आप उसको खाली करके दे रहे हैं। अंडों की सूरत में क्या रिलिंक्विशमेंट होगी, आप अंडे काउंट करें, उसको शॉपर में डालें, तो ये रिलिंक्विशमेंट होगी, आपने अपने अंडों से उसको अलग कर दिया। तो आपने गोया फर्ज करें कि दूसरे शख्स को आपने दे दिया, तो गोया के आपने उस शख्स को पोजीशन दे दी। ठीक है, ये बात क्लियर है सबको? रिलिंक्विशमेंट को थोड़ा एक दूसरे वर्ड्स में हम यूज करते हैं कि राइट अपना जो है ना छोड़ देना, अपना राइट को किसी के हक में छोड़ देना। से सपोज हम कोई भी एसेट है जिसके ऊपर मेरा राइट था, तो मैंने किसी के हक में छोड़ दिया। से सपोज मैंने गाड़ी थी तो किसी के हक में छोड़, मैंने अपना राइट खत्म कर दिया और किसी और के राइट में दे दिया, अपने राइट्स उससे खत्म कर लिए, मैंने अपने जो हक है वो खत्म कर लिया। रिलिंक्विशमेंट को कभी कभार इस तरह से भी ट्रांसलेट किया जाता है।
राइट, लेकिन राइट आपने छोड़ दिया, ये पता कैसे चलेगा? ये उस वक्त पता चलेगा जब आपने वो गुड्स अलग करके रख दी। एग्जैक्टली मतलब आपने कह दिया एग्जैक्टली। अब ये मेरा नहीं, जी जी ये जी, बेसिकली शख्स है जिसको मैं बेच रहा बिल्कुल सही है। हूँ। ठीक है, तो रिलिंक्विशमेंट का ये मफहूम है। रिलिंक्विश उसके लिए उसको इनेबल कर देना उसको कि भाई ले लो, तुम ले लो। अब आपने उसको दे दिया, आपको उसके हाथ में देना जरूरी नहीं है। आपने तखलिया कर लिया तो हाथ अलग हो गई, अब तुम इसको जब चाहे उठा लो। तो गोया आपने पोजीशन उसको दे दी। इसको कंस्ट्रक्टिव पोजीशन कहते हैं, कि जहां आपने उसके हाथ में नहीं दिया, लेकिन चीज को इस तरह से अलग कर ली कि वो सेपरेट हो गई बिल्कुल, और उसकी अब तखलीए की सूरत पैदा हो गई। तो वो कह रहा है कि ये पोजीशन दुरुस्त है और ये कंस्ट्रक्टिव पोजीशन शुमार हो। ठीक है, फिर इनेबलिंग हिम टू डिलीवर इट विदाउट एनी ऑब्स्टेकल इवन व्हेन नो ट्रांसपोर्टेशन और ट्रांसमिशन हैज टेकन प्लेस। आपने उसको इनेबल कर दिया विदाउट एनी, आपने उसके लिए मतलब कोई ऑब्स्टेकल्स खत्म कर दिए कि जब चाहे उसको ले लो। ये डिलीवर कर दिए मैंने तुम्हें, अब आप इसको जब चाहे आके ले जाए। चाहे आपने उसको अभी ट्रांसपोर्ट ना किया उसके पास, ठीक है, अभी ट्रांसपोर्टेशन हुई नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन उसने आपसे लेके भी नहीं गया, अभी आपके पास ही पड़ी हुई है। लेकिन चूंकि आपने उसकी जो मेथड्स हैं असरटेनमेंट के मुतय्यन करने के जो राइज तरीके हैं, उस गुड्स के हिसाब से आपने वो करके उसके लिए अलग कर दिया, और आपने उसको रिलिंक्विश करके उसको डिलीवरी दे दी एक तरह की, और ये कहा कि भाई अब तुम चाहो तो यहाँ से ले जा सकते हो, तसर्रुफ का हक दे दिया आप। तो जब ये चीजें हो गई तो ट्रांसपोर्टेशन या ट्रांसमिशन वो चाहे ना लेके जाए तब भी ये पोजेशन हो जाएगी। दिस टेक्स प्लेस irrespective of the thing being one that is acquired by hand in practice, or is one in which delivery is stipulated through one of the customary units of measure। वो ये कह रहा है कि चाहे ये गुड्स वो जिनको हाथों में देते हैं आप, जिनको एक्वायर किया जाता है बाय हैंड, मतलब आप जब तक उसको बाय हैंड उसको ले नहीं लेते तब तक उसकी वो कब्जा शुमार नहीं होता, ये भी हो सकता है। और वो भी हो सकता है जिनको आप किसी कस्टमरी यूनिट्स के जरिए, जैसे क्यूबिक मेजर्स के जरिए, वेट के जरिए, लीनियर मेजर मतलब उसकी लंबाई मोटाई वगैरह नाप कर, जैसे कपड़ों में होता है कि आप कपड़ों की पोजीशन बेसिकली ली जाती है उसकी लीनियर मेजरमेंट के जरिए से, उसको गज के हिसाब से नापते हैं, आप मीटर के हिसाब से नापते हैं। तो ये कह रहे हैं कि इन तरीकों से भी हो सकती है। और इट इज अ कमोडिटी टू विच दीज मेजर्स डू नॉट अप्लाई। और वो कमोडिटीज भी हो सकती है जिन पर ये मेजरमेंट अप्लाई ही नहीं होते। आपके यहाँ बहुत सारी चीजें ऐसी हो सकती है जिनमें मेजरमेंट अप्लाई नहीं होती, जैसे मोबाइल है। मोबाइल में आप ना उसको वजन करते हैं, ना उसको कम करते हैं, ना उसको आप नापते हैं, कोई उसका तरीकाकार नहीं होता। उसका बस यही तरीकाकार होता है कि उसका मॉडल स्पेसिफाइड होता है। और अगर बहुत सारे मॉडल्स पड़े हुए, एक ही मॉडल पड़े हुए और उस बंदे ने आपको देना है, तो उन मॉडल में से कोई एक आपको उठा के दे देता है, या आपके उस पर दे देता है कि लो भाई ला के आपको तसर्रुफ आपके लिए तखलिया कर लेता है। ठीक है, तो बात चीजें ऐसी भी होती हैं जिसमें कोई मेथड एज सच यूज नहीं होता। तो वो कह रहा है कि इट इज अ कमोडिटी टू विच दीज मेजर्स डू नॉट अप्लाई ड्यू टू देयर इन एप्लीकेबिलिटी, या तो उन पर अप्लाई नहीं हो सकता, वो ऐसी अशिया ही नहीं है जिन पर ये मेजरमेंट्स अप्लाई हो, or with the possibility of their applicability, but the measures are not applied as in the case of sale by estimate। या तो ये कि वो इन पर अप्लाई ही नहीं किया जा सकता, जैसे कि मोबाइल की सूरत में, मोबाइल में उस पर अप्लाई, उसका उसकी जो असल वर्थ होती है वो उसके वजन की नहीं होती। उसकी वर्थ होती है उसके अंदर जो सिस्टम लगा हुआ है, जो उसके अंदर अब पुर्जे लगे हुए हैं, जो उसका ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो उसका मॉडल है, उन सारी चीजों से मिलकर एक मोबाइल की कीमत बनती है। तो ये चीजें वैसे भी अप्लाई नहीं होती, लेकिन बात चीजें जिनमें अप्लाई तो हो सकता है, लेकिन आप करते नहीं है। नॉर्मली आपके यहाँ नॉर्म में ऐसा होता नहीं है। जैसे मिसाल के तौर पे आपके यहाँ जानवर खरीदा जाता है, तो जानवरों का वजन उमूमन नहीं किया जाता। खैर बाज़ जगहों पर तो जानवरों का भी वजन किया जाता है, लेकिन आप नॉर्मली मंडी से जाके आप जानवर लेते हैं तो उसका वजन नहीं होता। उसको वैसे ही आप थपथपा के देखते हैं, उसके दांत चेक करते हैं कि इसकी एज क्या है। उसको वैसे ही उसके औसाफ देखते हैं, कोई इसमें कोई नक्स तो नहीं है। अगर नक्स है तो फिर उसकी कीमत जरा डिफरेंट होती है, अगर उसमें कोई नक्स नहीं है तो अच्छी कीमत होती है। तो जानवर वो चीज है जिसको आप वैसे देख कर आप एक एस्टिमेट के लिए करके आप उसका एक कीमत
तय करते हैं उसको देख कर नॉर्मली किया जाता है, और उसकी पोजीशन भी देख कर ही की जाती है। आप इतने सारे बकरों में से एक बकरा चुनते हैं ना आप, वो एक बकरा आपको पकड़ के दे देता है, या तो आप खुद खुद चुनते हैं, या वो फिर आपको एक बकरा पकड़ के आपको जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक एक बकरा ढूंढ ढांड के पकड़ के आपको दे देता है। तो इस तरह से आपकी पोजीशन हो जाती है। ठीक है, ये पार्ट इतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं जितना इन्होंने अल्फाज से लगता है। इनकी भी गलती नहीं है खैर, लेकिन ये कि थोड़ा अल्फाज से हमें लगता है कि जरा मुश्किल चीज है, लेकिन आसान सी चीज है। 3/4 में कहते हैं कि कंस्ट्रक्टिव पोजीशन इंक्लूड्स द रजिस्ट्रेशन ऑफ मॉर्गेज ऑफ इमूवेबल एंड हाइपोथिकेशन ऑफ मोबाइल मूवेबल्स लाइक कार्स। तो ये कह रहे हैं कि कंस्ट्रक्टिव पोजीशन इस तरह से भी हो सकती है कि आपने रजिस्ट्रेशन कराई किसकी, मॉर्गेज की। अगर वो घर है, जायदाद है, उसकी आपने मॉर्गेज कराई, तो उससे भी कंस्ट्रक्टिव पोजीशन हासिल हो सकती है। और अगर आपने मोबाइल मूवेबल्स हैं, आपकी गाड़ियां हैं, आपके ट्रेन हैं, स्टीमर्स हैं, एरोप्लेन्स हैं, ये सब रजिस्टर होता है, ये किसी न किसी अथॉरिटी के यहाँ रजिस्टर, इनकी रजिस्ट्रेशन होती है। तो जब भी इसकी रजिस्ट्री किसी के नाम पर की जाएगी तो गोया आपने उसको पोजीशन दे दिया। तो ये रजिस्ट्रेशन पोजीशन के कायम मकाम है। रजिस्ट्रेशन स्टैंड्स इन प्लेस ऑफ एक्चुअल पोजीशन, ये रजिस्ट्रेशन जो है वो एक्चुअल पोजीशन का कायम मकाम होती है विद रिस्पेक्ट टू इट्स रूल एंड लीगल इफेक्ट, इसके रूल्स के हिसाब से, लीगल इफेक्ट्स के हिसाब से। क्योंकि जिसके नाम पर ये एसेट्स होते हैं तो उमूमन वो उसी को ही तमाम राइट्स हासिल होते हैं। तो जैसे ही किसी के नाम पे ये एसेट हो जाएगा तो खुद ब खुद उसकी पोजीशन उसमें तस्वुर हो जाएगी। ठीक है, अगले क्लॉज पे चलते हैं। द पोजीशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स लाइक बिल ऑफ लीडिंग एंड वेयर ऑफ रिसिप्ट्स इशूड इन द नेम ऑफ द पोजेसर और एक्नॉलेजिंग हिज इंटरेस्ट देयरइन इज डीम्ड कंस्ट्रक्टिव पोजीशन ऑफ व्हाट द डॉक्यूमेंट्स रिप्रेजेंट। आप सबको मालूम होगा कि इंपोर्ट के केस में बिल ऑफ लीडिंग जैसे ही रिसीव होता है, यानी डॉक्यूमेंट जब भी रिसीव हो आपको, आपने इंपोर्ट कराया है तो एक्सपोर्टर ने शिपमेंट के बाद आपको डॉक्यूमेंट भेज दिए। अब वो जैसे ही डॉक्यूमेंट आपको भेज दिए तो आपके बैंक का नाम लिखा है इस पर, और आप इसको इंडोर्स करके आगे जिसको चाहे दे दें। तो चूंकि ये आपके नाम पे है, लिहाजा आप इसको आपकी पोजीशन समझी जाएगी। इसीलिए बैंक्स में जब जैसे ही डॉक्यूमेंट मिल जाते हैं, वहां से शिपमेंट हो गई, डॉक्यूमेंट यहाँ रिसीव हो गए, तो जैसे ही बैंक को डॉक्यूमेंट रिसीव होते हैं उसी वक्त वो मुराबाहा कर लेता है, मतलब वो चीज भेज देता है। अभी उसके पास बाय हैंड वो चीज नहीं पहुंची होती, अभी वो चीज सी में होती है, लेकिन वो इसी की बेस पर चूंकि गुड्स उसके नाम पे आ गए, यानी कि कंस्ट्रक्टिव पोजीशन उसको हासिल हो गई, तो वो अब उसको आगे बेचने के लिए उसके लिए जायज है, उसकी मिल्कियत में भी आ गई। क्योंकि उसने उसको कस्टमर को एजेंट बनाया था, कस्टमर ने जो माल मंगाया है वो आपके लिए मंगाया है, आपके एजेंट के तौर पर मंगाया, तो उस चीज में मिल्कियत आपकी वैसे ही दाखिल हो गई थी जैसे ही वहां से शिप हुआ। और जब आपको डॉक्यूमेंट्स मिल गए तो पोजीशन भी आपको हासिल हो गई। अब आप इन गुड्स को आप चाहे तो बेच दें, आपके लिए इसकी इजाजत मौजूद है। ठीक है, ये बात क्लियर है। आगे बस उसकी थोड़ी सी अंग्रेजी में बनेगा पोजेसिव deemed constructive possession of what the documents represent. If the ascertainment of commodities, goods and appliances is attained through them, मतलब बशर्ते कि ये जो गुड्स हैं, कमोडिटीज हैं या अप्लायंसेज हैं, ये इनके जरिए से मुतय्यन हो जाए। चूंकि इनमें इन गुड्स की डिटेल मौजूद होती है तो खुद ब खुद ये मुतय्यन हो जाता है, और ये चीज मौजूद भी होती है, शिप में होती है। लेकिन बहरहाल इन डॉक्यूमेंट्स के जरिए से ये गुड्स मुतय्यन हो जाते हैं। ठीक है, और चाहे तो जो पोजेसर होता है, जो उन गुड्स का, जो उन डॉक्यूमेंट्स का हामिल होता है, जिसके पास इसकी पोजीशन होती है, वो इससे ट्रांजेक्शन भी कर सकता है। आगे है 3/6 प्रायर पोजीशन ऑफ अ टेंजिबल थिंग। इसमें थोड़ी सी आपकी तवज्जो चाहिए, अगर आपको याद हो तो थोड़ा सा ट्रिकी है। वो ये कह रहा है कि अगर पहले से आपके पास किसी चीज की पोजीशन मौजूद है, पहले से ही वो चीज आपके पास, अच्छा यहाँ इसको एक्सप्लेन करने से पहले ना मैं दो चीजों की पोजीशन आपके एक्सप्लेन करता हूँ कि दो तरह की पोजीशंस हो सकती हैं, जिसको कहते हैं कब्ज़े जमान और कब्ज़े अमान। ठीक है, इसको आप इसकी फिकी टर्म में याद कर लें तो मुनासिब है, आपके जहन में बैठ जाएगी। कब्जे कब्जे की बात हम कर रहे हैं, यानी पोजीशन की बात कर रहे हैं। कब्ज़े जमान यानी वो कब्जा जिसमें पोजेसर को
जमान हासिल होता है, रिस्क हासिल होता है, उसके ऊपर रिस्क होता है उसका, यानी कि उस गुड्स को कुछ भी होगा तो वो जिम्मेदार है। इसको कहते हैं कब्जे जमान। दूसरी पोजीशन होती है कब्जे अमान, जो अमानतन उसके पास होती है, उसमें उस पर कुछ भी हो जाए गुड्स को, उसके पोजेस गुड्स को, तो उसको कुछ जिम्मेदारी नहीं होती, उसके ऊपर कोई लाइबिलिटी नहीं होती, उसके ऊपर कोई रिस्क नहीं होता। इसको कहते हैं कब्जे अमान। अमानत का जो शरई हुक्म है वो ये है कि आपको कोई चीज अगर अमानतन दी जाए तो वो चीज आपके पास अमानतन पड़ी है, अगर खुदा न खास्ता उसको कुछ हो जाए तो आप जिम्मेदार नहीं हैं। ठीक है, अमान, जब आपके पास अमानतन कोई चीज रखी जाए तो अब गुड्स को कुछ भी हो जाए तो आप जिम्मेदार नहीं, तो इसको कहते हैं कब्जा अमान। अब वो जो अमानत जिस बंदे को दिया गया है ये उसके कब्जे में है, लेकिन कब्जा जमान में नहीं है, कब्जा अमान में। तो ये बात याद रखिएगा। ठीक है, मिसाल के तौर पे अगर खुर्रम अपना लैपटॉप अदनान को बेचता है, बेच दिया, उसके तहवील में दे दिया, अब ये जो जमान था, रिस्क था उन गुड्स का, वो खुर्रम से मुंतकिल हो गया अदनान को। अब अदनान के पास जो कब्जा है वो कब्जा जमान, मतलब जो गुड्स कुछ भी होगा तो वो जिम्मेदार है। इससे पहले कब्जा जमान था उसका, खुर्रम का। ठीक है, तो ये कब्जा जमान की एग्जांपल हो गई। इसको देखते हैं फिर हम स्टैंडर्ड में क्या कह रहा है। वो कह रहा है कि पोजेशन अगर आपके पास ऑलरेडी है, पहले से मौजूद है, ड्यू टू एनी रीजन आपके पास वो गुड्स पहले से मौजूद है, और कोई दूसरा पोजीशन आप ले लेते हैं, उस पोजीशन के ऊपर एक और पोजीशन ले लेते हैं, तो वो कह रहा है कि वो जो पोजीशन पहले से मौजूद है ना वो काफी है, वो आपको दोबारा वापस करके दोबारा पोजेस करने की जरूरत नहीं है। बात कॉम्प्लिकेटेड हो गई, समझ में आ रही है सबके? यस सर, ये आपने आई थिंक सेस की क्लास में भी पढ़ाया था, ये यही वाली क्लॉज थी वो। जी समझ हाँ में आ रही है। बिल्कुल, मैंने पढ़ाया था, लेकिन आप में से कुछ हैं जो कि उस वक्त सेस की क्लास में नहीं थे, और शायद अभी याद भी नहीं आ रहा होगा। अदनान, याद आ रही है? जी क्लॉज मुझे याद आ रही याद है? है, बिल्कुल क्लॉज याद आ रही है उसकी, तो खैर मल्टीपल एग्जांपल्स में मेरे जहन में घूम रही हैं कि नॉर्मली ट्रांजैक्शन हम कर हाँ। रहे होते हैं बेसिकली। अगर आप देखें तो जो आपके बॉन्डेड वेयर हाउसेज होते हैं, तो उसमें अक्सर इस तरह की चीज़ें हो रही होती हैं बॉन्डेड वेयर हाउसेज में। तो हम्म। बॉन्डेड वेयर हाउस में ऑलरेडी चीज़ मौजूद होती है और आप उसको होल्ड भी कर रहे होते हैं। बाज़ का सिर्फ हम उसको सेग्रीगेट करते हैं कि ये था तो आप ही के पास, लेकिन आप इसको सेग्रीगेट कर दिया क्योंकि इसने आपने उसका कब्जा जमान ले लिया, या उसके ऊपर कोई फाइनेंसिंग हो गई, या मुराबा हो गया, या ऐसा कुछ हो गया, तो हम्म। वो क्या होता है कि उसी ही हॉल के अंदर पड़ा हुआ वो जो भी माल है या कोई भी कमोडिटी है वो थोड़ा सा सेपरेट हो जाती है। और वो उसको कोई वो जैसे आपने कहा कि उसको दोबारा लेना और देने की कोई कोई जरूरत नहीं पड़ती, और वो उसके हम्म। अंदर जैसे जैसे बैंक ने एक चीज इंपोर्ट की और एक कॉमन गोडाउन ऐसा रखा जो कस्टमर की विसिनिटी में था, या उसकी हम्म। प्लेसेस में था, वहीं पे चीज वो लैंड हुई, राइट। ठीक है। राइट। और उसके बिल्कुल, आपने टेक्निकल अच्छी जो एग्जांपल दी। पेपर डॉक्यूमेंट्स में उसके जो मालिकान है वो बैंक है, क्योंकि बैंक ने इंपोर्ट किया है। लेकिन मंगाया क्योंकि हमने अपने कस्टमर के लिए, तो हम क्या करते हैं, हम उसको ड्रॉप ही वहीं करवाते हैं जहाँ कस्टमर की वेयर हाउस में होती है। तो लेकिन बाद में ये होता है कि हम्म। कितने पोर्शन को बैंक ने फाइनेंस किया, सपोज वहाँ पे ऐसे होता है कि 80% पे 50% पे बैंक ने फाइनेंसिंग की, 50% कस्टमर ने खुद उस एलसी की डॉक्यूमेंट सेटल, जो 50% है वो सेपरेट हो जाता है, उसको अलग से मार्क कर देते हैं, वहाँ पे एक मुकदम बिठा दिया जाता है जो उसको देख रहा होता है कि ये वाला जो है ना, ये जो है ना जमान के उसमें चला गया, और वो बाकी जो है ना अमानत में पड़ा रहेगा उसी गोदाम में। उसकी अलग से एक सेपरेशन हो राइट, जाती है। बहुत सारी एग्जांपल्स इसकी हो सकती हैं। ये बहुत सारी मैं एग्जांपल्स बिल्कुल अच्छी हैं। सही कहा। इतरत, आपको याद आ रहा है कुछ? जी सर। आपको सर याद आ रहा है याद इस नहीं आ रहा है, क्रॉस लेकिन जो कॉमन? एग्जाम्पल सर अदनान ने दी है ये समझ आ गई है मुझे। ओके। ओके, चले मैं कि जब आसान भाषा में इंस्पेक्शन समझाता हूँ आपको। हमने अभी जो हम कर रहे थे उसमें इंस्पेक्शन का बताया था कि ये पोजीशन होती है जब वो सामान एक ही वेयर हाउस में होता है तो उसको अलग जाते हैं, देखते हैं, और अगर ज्यादा हो तो 30% इंस्पेक्शन फिजिकल होती है और फिर बाकी एज ए एजेंट जाके करके आते हैं। राइट, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। शबी, आपके जहन में आ रही है ये चीज, समझ में आ रहा है? नहीं सर, मुझे नहीं आ रहा था। सही। ये सब असल में इतरत और अदनान, रजा, इन सबको इसलिए आ रहा है कि इनको
ऑलरेडी मैं सेस की क्लास में ये पढ़ा चुका हूँ, तो आई एम सो हैप्पी कि माशाल्लाह इनको याद है। ये क्लॉज बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, वैसे आप पढ़ेंगे ना तो शायद समझ में ना आए, लेकिन फिर मैंने इनको एक्सप्लेन किया था तो इनके जहन में है, तो शायद इस वजह से है इनके जहन में। तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, कोई मसला नहीं है। देखिए, अगर पहले से किसी चीज का कब्जा आपके पास ऑलरेडी है, मिसाल के तौर पे मैंने अपना मोबाइल आपके पास अमानतन रखवाया हुआ है, मैंने अपना मोबाइल आपके पास अमानतन रखवाया हुआ है, अब आपकी पोजीशन ऑलरेडी है, वो मोबाइल आपके पास है, आपके पास आपके बैग में है फर्ज करें, या घर पे ड्रॉ में है, आपके ड्रॉ में, तो आपके पास पोजीशन है उसका। लेकिन ये जो पोजीशन है ये कब्ज़े अमान है, आपके पास अमानतन रखा हुआ है। अगर इस मोबाइल को कुछ हो जाता है विदाउट योर नेग्लिजेंस, यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, आप इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। अब फर्ज करें कि मैंने आपको वही मोबाइल बेच दिया, मैंने वो मोबाइल मोबाइल आपसे नहीं लिया, वापस नहीं लिया, और आपको बेच दिया। मैंने कहा कि जो मोबाइल आप तुम्हारे पास पड़ा हुआ है तो मैं ये तुम्हें बेच देता हूँ। अब क्या हुआ जी, आपके पास ऑलरेडी वो पोजीशन थी, आपके पास वो कब्जा अमान ही सही, लेकिन आपके पास ऑलरेडी वो पोजीशन थी, ठीक है। लेकिन अब मैंने आपको बेच दिया तो उसका कब्जा जमान आपको मुंतकिल हो गया। पहले आपके पास अमानतन थी, अब चीज आपकी हो गई है, अब आपके रिस्क में दाखिल हो गई। जब चीज आपके रिस्क में दाखिल हो गई, आपकी हो गई, तो आपके रिस्क में दाखिल हो गई गोया। तो ये एक सादा सी इसकी एग्जांपल है, ठीक है। इसकी दूसरी एग्जांपल मुराबाहा में आप क्या करते हैं, मुराबाहा में आप खुद गुड्स नहीं खरीदते, आपका एजेंट जाता है, आप कस्टमर को अपना एजेंट मुकर्रर करते हैं, वो आपके बिहाफ पे जाता है मार्केट में, खरीद कर पोजीशन ले लेता है। अब पोजीशन तो उसकी है, लेकिन बतौर एजेंट है, एक्चुअल पोजीशन आपकी है, लेकिन उस पर अमानतन, चूंकि वो एजेंट है, एजेंट के तौर पर उसने आपका कब्जा लिया है, तो ये जो कब्जा उसके पास है ये अमानतन है, मतलब आपकी चीज है, उसकी अपनी चीज नहीं है, आपकी चीज उसके पास अमानतन पड़ी है। इसीलिए तो उस उन गुड्स को कुछ भी होता है तो नुकसान उसका नहीं होगा, नुकसान आपका होगा। लिहाजा हम मुराबा में क्या करते हैं, फौरन से बेशतर हम गुड्स को बेचने की कोशिश करता है बैंक, क्योंकि बैंक को ये होता है कि अगर खुदा ना खास्ता कुछ हो जाए तो कस्टमर तो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, गुड्स तो आपकी है। कस्टमर के पास तो एज ए ट्रस्ट पड़ा हुआ है, वो आपका एजेंट है, खुदा ना खास्ता कुछ हो गया तो आपकी जिम्मेदारी है बेसिकली, कस्टमर की नहीं है। तो कस्टमर का यहाँ पर उसकी जो पोजीशन है वो उसके कब्जे अमान है। अब आप उसको अपनी तहवील में लिए बगैर आप उसको बेच देते हैं, आप दोबारा ये नहीं कहते कि अब पहले मुझे दो तो मैं तुम्हें बेचूंगा, मैं तुम्हारे हाथ से लूंगा, अपने हाथ में लूंगा फिर तुम्हें बेचूंगा, इसकी जरूरत ही नहीं है। जो पहले से पोजीशन है ना, वो दूसरी पोजीशन का खुद ब खुद उसका वो कर लेगी, कायम मकाम बन जाएगी, कि दूसरी जो पोजीशन आपने उसको बेचा, अब वो चीज उसकी होगी, पहले भी उसके पास पड़ी हुई थी लेकिन पहले उसकी जी नहीं जी थी, सर, क्लियर हो गई। बहुत ठीक है। अच्छी एग्जांपल थी, काफी मुझे पहले उस वक्त नहीं समझ आई, लेकिन अब क्लियर हो गया बिल्कुल। सही, और जब आपने आसान मुझे दो भाषा में एग्जांपल। समझाया तो समझ में आ गई, माशाल्लाह, अच्छी जी, बात है। वैसे आप थैंक यू पढ़े सर। तो ये बहुत ही मुश्किल है कि अगर जैसे हम पढ़ते हैं अभी कि प्रायर जी पोजीशन ऑफ अ टेंजिबल थिंग्स, अब शायद आपके जहन में अगर है मिसाल तो समझ में आ जाए। प्रायर पोजीशन ऑफ अ टेंजिबल थिंग स्टैंड्स इन प्लेस ऑफ सब्सिक्वेंट लॉफुल पोजीशन ड्यू टू अ कॉज एक्नॉलेज्ड बाय द शरिया। वो कह रहा है कि पहले से पोजीशन आपकी है किसी भी टेंजिबल एसेट्स में, वो कायम रहेगी उस सब्सिक्वेंट पोजीशन की, उस सब्सिक्वेंट पोजीशन यानी उसके बाद भी अगर कोई पोजीशन अगर ली जा रही है तो वो उसकी उसके लिए कायम रहेगी, ड्यू टू अ कॉज एक्नॉलेज बाय द शरिया, वो शरिया की उस इल्लत की वजह से जो कि शरीयत में है, यानी शरीयत में इसकी इजाजत दी गई है। वो क्या है, irrespective of the possession of the prior possessor being on the basis of the liability to bear loss, चाहे वो पहले से मौजूद जो पोजीशन है वो कब्जा जमान हो, यही लिखा हुआ है, ऑन द बेसिस ऑफ द लाइबिलिटी टू बेयर लॉस, यानी जमान जमान हो, चाहे वो कब्जा जमान हो, और वन ऑफ ट्रस्ट यानी अमाना, चाहे वो कब्जा अमान हो, एंड irrespective of the subsequent constructive possession entailing liability for loss or a burden of trust, चाहे वो जो सब्सिक्वेंट आप पोजीशन ले रहे हैं, कंस्ट्रक्टिव पोजीशन ले रहे हैं, चाहे वो जमान के लिए हो चाहे वो अमान के लिए हो, यानी मतलब अगेन लिखा कॉम्प्लिकेटेड है। ये कहना ये चाह रहा है कि जो पहली वाली पोजीशन है वो कब्जा जमान भी हो सकता है,
और कब्जा अमान भी हो सकता है। और जो दूसरी वाली पोजीशन है, ये कब्जा जमान भी हो सकता है, कब्जा अमान भी हो सकता है। दोनों सूरतें पॉसिबल है कि चीज आपके पास अमानतन पड़ी हुई थी, अब आपके रिस्क पे आ गई, आपने खरीद लिया, तो ये भी हो सकता है अमान से जमान में कन्वर्ट हो गया, या जमान था और अमान में कन्वर्ट हो गया। आपकी वो चीज थी, पहले से आपकी ही पोजीशन में थी, आपने क्या किया कि दूसरे को बेच दी, लेकिन दूसरे ने तहवील में लेने के बजाय कहा कि ये मेरा माल अपने पास रखो, मैं आके बाद में ले जाऊंगा, अब आपके पास अमानतन पड़ी रहेगी। तो यानी जमान, पोजीशन नंबर 1 जमान हो या अमान हो, पोजीशन नंबर 2 जमान हो या